हेलो बच्चों, शिवाय एग्जाम मेकर्स चैनल की मन की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक है कक्षा 12 एनसीईआरटी की मनोविज्ञान की बुक का अध्याय 4 चैप्टर 4 मनोवैज्ञानिक विकार। आज इस पार्ट 1 में हम सभी जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक विकार होता क्या है, असामान्य व्यवहार के कौन कौन से तत्व होते हैं और उसके कौन कौन से उपागम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12 का अध्याय 4 मनोवैज्ञानिक विकार यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि मनोवैज्ञानिक विकार का अर्थ क्या है, क्या होता है मनोवैज्ञानिक विकार। तो मनोवैज्ञानिक विकार का सामान्य अर्थ होता है असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार मतलब कि एक ऐसा व्यवहार जो सामान्य व्यवहार से परे है, सामान्य व्यवहार से अलग है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि असामान्य व्यवहार एक ऐसा व्यवहार होता है जो कि सामाजिक रूप से क्या है, अमान्य है, सामाजिक रूप से उसको मान्यता नहीं है। ठीक है, सामाजिक रूप से वो अमान्य है और दुखदाई है। दुखदाई मतलब वो किसी को तकलीफ देने वाला है, या तो स्वयं को या फिर अन्य लोगों को जो उस व्यक्ति के आसपास हैं उनको वो दुखी करने वाला है, उनको तकलीफ देने वाला है। तो ऐसा व्यवहार हमारा असामान्य व्यवहार कहलाएगा। इसके अतिरिक्त विकृत संज्ञान का अर्थ होगा कि जो व्यक्ति है उसकी सोचने समझने और जो तार्किक रूप से चीज़ों को की व्याख्या करने की, इंटरप्रिटेशन करने की, उसका परसेप्शन, उसका नज़रिया, ये सब उसका जो है वो विकृत होता है। वो हर बात का अर्थ जैसा उसको समझना चाहिए पॉजिटिवली, वैसा ना समझकर उसका अर्थ को वो नेगेटिवली लेता है और उसे गलत रूप में उसकी व्याख्या करता है। और गलत रूप में व्याख्या करने के कारण उसके बारे में उसकी विचारधारा भी गलत हो जाती है। तो ये अगर तीनों बातें किसी व्यवहार में हमें दिखाई देती हैं तो ऐसे व्यवहार को हम असामान्य व्यवहार कहते हैं और असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को हम मनोवैज्ञानिक विकार का रोगी मानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है कि असामान्यता के 4 तत्व कौन से हैं। देखिए, असामान्यता जो है, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति में हम कभी भी अगर सामान्य व्यवहार से अलग हटकर कोई व्यवहार देखते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह पूर्णतया एक मनोवैज्ञानिक रूप से रोगी है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति नॉर्मली गुस्सा नहीं करता है, ठीक है, सामान्य रहता है, लेकिन परिस्थितिवश किसी दबाव के कारण, किसी तनाव के कारण, किसी समस्या के कारण जो उसे बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, उसके कारण वो व्यक्ति सब पर झल्ला रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका व्यवहार असामान्य व्यवहार है। असामान्य व्यवहार अगर बार बार वो ऐसा करता है और लगातार ऐसा आपको दिखाई दे रहा है उसके व्यवहार में, तब हम उसे कहेंगे कि हाँ, इसको कोई परेशानी है, मनोवैज्ञानिक ढंग से कोई इसके अंदर विकार बन रहा है और ये मानसिक रोगी हो रहा है। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि कोई भी व्यक्ति सामान्य है या असामान्य है उसका व्यवहार, ये समझने के लिए कोमर साहब हैं, इन्होंने 4 तत्व बताए हैं असामान्यता के, जिन्हें हम 4D के नाम से जानते हैं, असामान्यता के 4D। और ये जो 4 तत्व हैं ये हैं विचलन, तकलीफ, दुष्क्रियात्मकता और खतरनाक स्थिति। अब अगर हम इन स्थितियों की बात करें तो इनको शॉर्ट में जल्दी समझ लेते हैं। पहला है हमारा विचलन। देखिए, विचलन का अर्थ होता है अपनी जो एक सीधी लाइन है, सीधा रास्ता है, उससे हटकर किसी अन्य रास्ते पर चले जाना। ठीक है, विचलन का अर्थ क्या होता है, डेविएशन। अपने सही रास्ते से, एक सीधी लाइन से अगर कोई लाइन अलग हटकर चलती है तो उसे हम विचलन की श्रेणी में रखेंगे। तो असामान्य व्यवहार में क्या होता है कि जो सामाजिक मानक हैं, मान्यताएं हैं, उनसे अलग हटकर उसका व्यवहार होता है। जैसे
एक नॉर्मली जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। हर प्रत्येक समाज में वहाँ के लोग कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, जैसे वहाँ का पहनावा, रहन सहन, बोली, भाषा, ठीक है, एक दूसरे से व्यवहार करने का तरीका, रीति रिवाज निभाने का तरीका, ये सब चीज़ें जो होती हैं, एक प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिस समाज को बिलोंग करता है, जिस समाज में रहता है, यदि वो उस समाज की उन मान्यताओं से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी उसमें विचलन उसको दिखाई दे रहा है उसका, तो फिर हम इसे असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ऐसा व्यवहार अनैतिक होगा, असाधारण होगा और बेतुका होगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, जिसका कोई तार्किक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती होगी। सेकेंडली क्या होता है, हमारा सेकेंड डी आता है डिस्ट्रेस, यानी कि तकलीफ। तो ये मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो असामान्य व्यवहार है उसे हम, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को हम असामान्य तब कहते हैं जबकि वो व्यवहार या तो स्वयं उस व्यक्ति के लिए या फिर दूसरों के लिए तकलीफ देह होता है, ठीक है। या तो वो खुद को तकलीफ देगा या फिर वो दूसरों को तकलीफ देगा। जैसे डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में जनरली व्यक्ति स्वयं को तकलीफ देता है ना, बहुत ज्यादा उदास रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है, नींद नहीं आती है तो परेशान रहता है, ठीक है, किसी से बात नहीं करता, एकांत में रहना पसंद करता है। और कई बार जब ये बहुत सिवियर कंडीशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए बहुत बड़ी एक दुविधा की स्थिति में वो व्यक्ति हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करता है, यानी कि आत्मघाती जो अपने लिए कदम है वो उठा लेता है, आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। तो ये उसने अपने लिए किया। और बहुत से लोग ये काम दूसरों के लिए कर सकते हैं, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को परेशान करना। जैसे सिजोफ्रेनिया एक रोग होता है और उस रोग में क्या करता है व्यक्ति, उसको ये लगता है कि आसपास के लोग उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी को इंगित करके सारी बातें कर रहे हैं और वो सब उसे या तो मारने का प्लानिंग कर रहे हैं या उसको नीचा दिखाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह की बातें उसके दिमाग में रहती हैं, उसे एक शक बना रहता है और हेलुसिनेशंस होते हैं इसी संबंध में। तो वो व्यक्ति दूसरों के लिए ऐसी स्थिति में खतरा बन सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में उसको ऐसा लगेगा उस व्यक्ति को वो मारने की भी कोशिश कर सकता है, उसको किसी भी तरह का कष्ट देने की कोशिश वो कर सकता है। तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है दुष्क्रियात्मकता, यानी डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल यानी दुष्क्रियात्मकता का क्या मतलब है कि जो व्यक्ति है और असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के जो दैनिक कार्य होते हैं उनमें भी बाधा उत्पन्न होती है। वो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उन्हें सही ढंग से नहीं कर पाते। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी प्रकार का उसमें मानसिक रोग है, मनोवैज्ञानिक विकार है, तो वो व्यक्ति उस विकार की वजह से अपने डेली के जो काम हैं, अपने परिवार के जितने भी काम हैं, उन सभी कामों को वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, कामों में गलतियां करेगा, है ना। और कई बार वो काम करना छोड़ देगा, भूल जाएगा या जानबूझकर नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी दैनिक कार्यों में, ठीक है। वो इतना ज्यादा अशांत हो जाता है कि वो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाता, नियंत्रित नहीं कर पाता, और जब नियंत्रण नहीं होता खुद पर तो अनुशासन नहीं रहता अपने अंदर, अनुशासन नहीं रहता तो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है आपका खतरनाक स्थिति। यह है हमारा जो कोमर के असामान्यता के तत्वों में 4D हैं, उनमें लास्ट डेंजरस स्थिति। खतरनाक स्थिति का मतलब है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कि ऐसा जो व्यक्ति है वो दूसरों को तकलीफ देने में और खुद को तकलीफ देने में बिलीव करता है, मतलब वो खुद को तकलीफ देगा या दूसरों को तकलीफ देगा, क्योंकि उस समय वो मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है वो सही ढंग से सोच पाए। उसकी गलत व्याख्याएं होती हैं, जिन भी बातों को वो सोचता है उसकी व्याख्या गलत होती है, बेतुकी होती है, और जिस कारण से वो कई बार इतनी खतरनाक स्थिति में चला जाता है कि या तो वो स्वयं को कष्ट दे सकता है, अपने शरीर को कष्ट दे सकता है, या वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है, इवन वो हत्या तक का प्रयास कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में असामान्य व्यवहार कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है, या तो स्वयं के लिए या तो दूसरों के लिए। अब आते हैं हमारे, इसके बाद ये तो थे असामान्यता के तत्व, अब आते हैं मनोवैज्ञानिक उपागम। देखिए
मनोवैज्ञानिक उपागम हम किन्हें कहते हैं? जो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक असामान्य व्यवहार व्यक्ति का क्यों होता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो असामान्य व्यवहार को सामान्य व्यवहार से अलग हटकर दिखाने के लिए, क्यों होता है असामान्य व्यवहार, एक सामान्य व्यवहार कब असामान्य व्यवहार में बदल जाता है, ये बताने के लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक उपागम दिए हैं। तो यहाँ हम कुछ मनोवैज्ञानिक उपागमों के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा मनोवैज्ञानिक उपागम आता है जिसे हम प्राचीन उपागम कहते हैं। जो हमारा प्राचीन उपागम है, ये भी हमारे असामान्य यानी अपनुकूली मैलेडिक्टिव, जो इस उपागम में क्या होता है कि जो असामान्य व्यवहार है, इसका कारण ये माना जाता है कि कुछ अलौकिक जीव हैं। जैसे हम जनरली नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, भूत प्रेत आत्माएं। तो पुराने समय के जो लोग हुआ करते थे और दार्शनिक हुआ करते थे, वो लोग ये मानते थे, बहुत सारे लोगों की ये मान्यता थी कि आत्माएं होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की एनर्जीज होती हैं, और ये जो आत्माएं हैं जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो वह व्यक्ति जो है असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। इसीलिए इस उपागम को पिशाच आधिपत्य का उपागम भी माना जाता था कि यह एक पिशाच आधिपत्य का उपागम है। उस समय इस तरह के रोगों के लिए, ठीक है, इनको मानसिक रोग तो माना जाता था, लेकिन इनको पिशाच द्वारा किया गया या किसी भूत प्रेत आत्मा द्वारा किया गया रोग माना जाता था। ठीक है, ये नहीं मानते थे कि ये चिकित्सीय है और ये शरीर या दिमाग की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता था। तो इसकी दो विधियां जो हैं वो प्रयोग में लाई जाती थी। पहली विधि थी अवधूत निसारण, एक्सोर्सिज्म। अवधूत निसारण का क्या मतलब था कि आपने बहुत सारी मूवीज में भी ये चीज देखी होगी, जो हॉरर मूवीज होती हैं, कि क्या होता था कि उनमें प्रार्थना करते थे जो चर्च के पादरी होते थे या पंडित होते थे या मौलवी होते थे, अलग अलग धर्म के हिसाब से। तो वो जो धार्मिक जो भी गुरु होते थे वो प्रार्थनाएं करते थे, और कुछ तांत्रिक वगैरह होते थे जो कि जादू टोना करके किसी प्रकार से आत्माओं को निकालने का प्रयास करते थे। इसके लिए जो मानसिक रोगी होते थे उनको बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता था, भूखा रखा जाता था, कोड़े भी लगाए जाते थे, ठीक है, या उनको झाड़ू वगैरह से मारा जाता था। ठीक है, मतलब अलग अलग ढंग से सभी लोगों की अलग अलग मान्यताएं थी, और अलग अलग तरीके से जो आत्माएं होती थी उनको वश में करने का प्रयास किया जाता था और उन्हें शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता था। ये उस समय मान्यताएं हुआ करती थी। जो दूसरी विधि थी वो विधि थी ट्रिफाइनेशन। ट्रिफाइनेशन क्या था कि ये विधि बहुत खतरनाक विधि थी, और इस विधि में क्या माना जाता था कि एक नुकीले जो पत्थर होते हैं उनकी मदद से व्यक्ति के खोपड़ी में छेद किए जाते थे। ठीक है, और एक ऐसा छेद बनाया जाता था, और ये माना जाता था कि अगर वो प्रॉपर छेद बन गया तो इस छेद में से होकर के आत्मा बाहर निकल जाएगी। और ये बड़ी खतरनाक विधि होती थी, क्योंकि अधिकांशतः व्यक्ति इस प्रक्रिया में मर जाते थे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिफाइनेशन विधि होती थी। उसके बाद हमारा सेकंड उपागम आता है जैविक या आंगिक उपागम। जैविक या आंगिक उपागम, इसका जो अर्थ था वो ये था कि जब मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के बारे में जानना शुरू किया और शरीर का मस्तिष्क के साथ संबंध समझना शुरू किया, तो उन्होंने ये स्वीकारा कि जो भी मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं बेसिकली वो किसी आत्मा के कारण नहीं होते, बल्कि वो व्यक्ति का मस्तिष्क और उसके शरीर के बीच में जो एक सामंजस्य है, जब वो सामंजस्य नहीं बन पाता है, ठीक है, जब एक पर्याप्त सामंजस्य नहीं हो पाता है शरीर और मस्तिष्क के बीच में, तब व्यक्ति जो है वो मानसिक रोगी बन जाता है, यानी कि उसको कोई मनोवैज्ञानिक विकार हो जाता है। ठीक है, यदि पर्याप्त सामंजस्य बना रहता है तो कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होगा और व्यक्ति सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इसके लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने सिद्धांतों का इस्तेमाल किया समझाने के लिए,
जिसमें सबसे प्रमुख हम हिपोक्रेट्स को मानते हैं। हिपोक्रेट्स का नाम आप लोग व्यक्तित्व के सिद्धांतों में भी पढ़ते हैं। जो हिपोक्रेट्स थे, इन्होंने अपना एक जैविक व्यक्तित्व सिद्धांत दिया था, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मानसिक रोग होते हैं वो जैविक होते हैं। ठीक है, जैविक मतलब उन्होंने कहा कि देखो, शरीर में 4 प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, एक तो काला पित्त होता है, एक पीला पित्त होता है, एक खून होता है, एक श्लेष्म होती है। ठीक है, श्लेष्म को हम कफ भी कहते हैं। और ये जो 4 प्रमुख तत्व हैं, इन्हीं के बीच में जब भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, उसमें कोई मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने ये बताया कि यदि व्यक्ति है और उसके शरीर में पीले पित्त की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, उससे उसे उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया कि यदि काला पित्त अधिकता में हो जाएगा तो विषाद की स्थिति यानी डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी। यहाँ उन्माद का क्या अर्थ होता है? उन्माद एक विशेष प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें व्यक्ति के अंदर आवश्यकता से अधिक जोश की स्थिति बन जाती है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, किसी विशेष कार्य को वो बार बार करता है और उस कार्य को अगर वो न करे तो उसे बेचैनी का अनुभव होता है। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनमें एक सफाई को लेकर सनक रहती है कि बार बार या तो वो हाथ धोते हैं, ठीक है, उन्हें हर 2 सेकंड के बाद हाथ धोने की आदत होती है। ठीक है, या कितना भी सफाई हो लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी और सफाई करनी है, अभी और सफाई करनी है। तो ये अगर एक लिमिट में होती हैं चीजें तो ये सामान्य ही है, लेकिन अगर इससे व्यक्ति के खुद के जीवन में कोई असर आ रहा है या उसके आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये असामान्य व्यवहार उन्माद की स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार विषाद तो सभी को पता है, डिप्रेशन, तो वो काले पित्त की अधिकता से होता है। अगर हम देखें तो ये थ्योरी कुछ हद तक सही मानी जा सकती है, क्योंकि ये पश्चिम विचारधारा के साथ साथ हमारी भारतीय विचारधारा में भी मान्य है, क्योंकि हम सभी अपनी भारतीय विचारधारा में भी ये देखते हैं कि व्यक्ति में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, और वात, पित्त और कफ जो हैं, इनमें जब असंतुलन होता है तो ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति में ऐसी स्थिति में बीमारी उत्पन्न हो जाती है यदि इनमें असंतुलन हो, वात, पित्त और कफ में। तो काफी हद तक ये विचारधारा भारतीय और पश्चिमी दोनों ही जो विचारधाराएं हैं, दोनों ही सभ्यताएं हैं, उनको ये सूट करती है, उनमें दोनों में ये मान्य है, तो इसलिए इस विचारधारा को माना जाता है काफी ज्यादा। चलिए, इससे आगे अगर हम उपागम की बात करते हैं तो नेक्स्ट उपागम आता है हमारा सामाजिक उपागम। जो सामाजिक उपागम है, इस उपागम में असामान्य व्यवहार का कारण माना जाता है समाज को। जो व्यक्ति है, आप जानते हैं कि सभी लोग किसी न किसी समाज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक समाज में रहता है और प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं, मान्यताएं होती हैं। ठीक है, चाहे वो रीति रिवाज को लेकर हो, पहनावे को लेकर हो, रहन सहन को लेकर हो, ठीक है, कुछ ना कुछ नियम होते हैं, या व्यवहार को लेकर हो, ठीक, दैनिक कार्यों को लेकर हो। तो ये जो नियम हैं, ठीक है, इन नियमों का पालन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका व्यवहार सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन यदि इन नियमों से अलग हटकर वो व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उस समाज की दृष्टि में वो एक असामान्य व्यवहार होगा। अब यहाँ ये व्यवहार पूर्ण रूप से हम असामान्य नहीं मान सकते। कारण ये है कि देखिए, हर एक समाज अलग अलग होता है। समाज जाति, धर्म, संप्रदाय, ठीक है, और कई बार व्यवसाय के आधार पर भी समाज बनाए जा सकते हैं। समाज है एक जैसे मान्यताओं वाला लोगों का समूह। अब ये मान्यताएं किसी भी दृष्टिकोण से हो सकती हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, या फिर आपका कहा जा सकता है संस्कृति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, किसी भी आधार पर ये हो सकती हैं। ठीक, और जैसे हम अगर हम आयु के आधार पर कहें तो आयु के आधार पर भी समाजों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे वृद्ध लोगों का समाज या एक पीढ़ी का समाज, और फिर जो दूसरी पीढ़ी है उसका समाज, तीसरी पीढ़ी उसका समाज। मतलब कहने का अर्थ है ये हमारे अपने आधार हैं, हम समाज की व्याख्या बहुत सारे आधारों पर कर सकते हैं।
तो हर तरह से समाज की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में अगर हम भिन्नताएं देखते हैं तो व्यवहार असामान्य व्यवहार हो जाता है, ये माना जाता है सामाजिक उपागम में। ठीक है, तो जो हमारा सामाजिक उपागम है, इस उपागम में एक बहुत बड़ा दोष क्या आ जाता है कि इसमें असामान्य व्यवहार की कोई सार्वभौमिक परिभाषा हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार एक समाज में असामान्य है वो दूसरे समाज में सामान्य न हो, दूसरे समाज में भी वो असामान्य हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, एक समाज के लिए अगर कोई चीज गलत है तो दूसरे समाज के लिए वो गलत होगी, ऐसा नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए अगर मैं भारतीय समाज की बात करती हूँ, पश्चिमी समाज की बात करती हूँ, तो भारतीय समाज का रहन सहन और पहनावा आप देखते हैं अलग हटकर है, पश्चिमी समाज का पहनावा अलग हटकर है। अब पश्चिमी समाज की तरह का रहन सहन और वहां की तरह का पहनावा अगर भारत में पहना जाता है तो लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं, लोग उस पर कहते हैं कि ये गलत है, असामान्य है। लेकिन अगर यही चीज पश्चिम में करी जा रही है तो वहां वो सामान्य है। इसी प्रकार भारतीय जो पहनावा है अगर पश्चिम के लोग वो करते हैं तो हो सकता है वो सोचें कि ये तो हमारे समाज से भिन्न है, असामान्य है। और एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि धर्म में ही मैं बताती हूँ आपको। हिंदू धर्म में अक्सर हम लोग देखते हैं, हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी, बहुत से धर्मों में इवन मैं ये कहूँगी कि जब कोई व्यक्ति मृत होता है तो बाकी लोग सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि सफ़ेद रंग को माना जाता है शांति का प्रतीक। जबकि ईसाई धर्म में हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग काले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां काले रंग को माना जाता है डार्क एनर्जी का प्रतीक, और वहां काले रंग के कपड़े पहने जाते हैं किसी के फ्यूनरल में। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि वहां काले रंग को महत्व दिया गया, यहाँ सफेद रंग को। अब अगर ईसाई समाज के लोग किसी हिंदू वर्ग के यहाँ जाएंगे तो उनके लिए ये असामान्य है, उनको लगेगा कि भाई ये सफेद क्यों पहन रहे हैं, इनको तो काला पहनना चाहिए। और जो हिंदू धर्म के अगर वहां जाएंगे, हिंदू मुस्लिम समाज से अगर वहां जाएंगे तो उन लोगों को लगेगा कि भाई ये सफेद क्यों नहीं पहन रहे हैं, ये काले क्यों पहन रहे हैं। आ रहा है समझ में? बट दोनों ही अपनी अपनी जगह सामान्य व्यवहार है, असामान्य नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि असामान्य व्यवहार की कोई सार्वभौमिक परिभाषा हम सामाजिक उपागम में नहीं दे सकते हैं। चलिए, इससे नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, अपअनुकूली व्यवहार उपागम। अपअनुकूली व्यवहार उपागम, इस उपागम में क्या होता है बेटा कि असामान्य व्यवहार को ही हम अपअनुकूली व्यवहार मानते हैं। अपअनुकूली मतलब जिसमें व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, जब हम किसी वातावरण में रहते हैं तो हम उस वातावरण में, उस समाज में अनुकूलताएं हमारी होती हैं। हम उस समाज के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, सामंजस्य बिठाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब अपनी परिस्थितियों, अपने वातावरण, अपने समाज के साथ एक सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, उनके साथ एक संतुलन की स्थिति में नहीं रह पाता है, अनुकूलताएं नहीं बना पाता है, तो ऐसे व्यवहार को हम अपअनुकूली व्यवहार कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो अपअनुकूली व्यवहार होगा, ये व्यवहार व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करेगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो एक वर्धन होता है, ठीक है, वर्धन मीन्स लगातार उसमें नए नए अनुभव जुड़ते जाते हैं, नई नई सोच की जो बातें हैं, वो विचारधारा जो है वो विकसित होती चली जाती है। अच्छी विचारधारा भी हो सकती है, बुरी विचारधारा भी। तो जो व्यक्तित्व का विकास है, ठीक है ना, उसमें लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, विकास होता रहता है व्यक्तित्व का। तो व्यक्ति के विकास की जो स्थिति है, इसमें अगर बाधा उत्पन्न होने लगती है तो हम इसको अपअनुकूली व्यवहार उपागम के अंतर्गत मानेंगे। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे, तो हमारा इसका उदाहरण भी देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता है, ठीक है, तो नॉर्मली सभी लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता होती है। सभी चाहते हैं कि भाई थोड़ा पैसा कमाया जाए, कैसे कमाया जाए सोचते हैं, ठीक है, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, पैसे जितने वो कमा रहे हैं उससे अधिक कमाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन कोई अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर इतना अधिक चिंतित हो जाए कि वो या तो खुद के लिए घातक हो या अन्य लोगों के लिए घातक हो, तो ऐसी स्थिति में उसके दैनिक कार्य भी प्रभावित हो जाएंगे और व्यवहार अपअनुकूली व्यवहार कहलाएगा। और ये व्यवहार हम किसके अंतर्गत मानेंगे? अपअनुकूली उपागम के अंतर्गत मानेंगे।
चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मानवीय दृष्टिकोण उपागम। मानवीय दृष्टिकोण उपागम ये एक पुनर्जागरण अवधि का उपागम माना जाता है। क्यों कहते हैं हम इसे पुनर्जागरण अवधि का उपागम? क्योंकि ये पहला ऐसा उपागम था जहां मानसिक रोगी को भी एक इंसान की तरह ट्रीटमेंट मिली, उसके प्रति भी दया का भाव दिखाया गया। नॉर्मली इससे पूर्व के जो उपागम थे उनमें ये तो बताया गया कि मानसिक रोग होता कैसे है, लेकिन मानसिक रोगी के बारे में ये चीज नहीं सोची गई कि ये व्यक्ति भी एक दया का पात्र है और हो सकता है इसकी कोई ऐसी समस्या हो जिस समस्या का अगर निदान कर दिया जाए तो इसका मानसिक रोग खत्म हो जाए। पर ऐसा पहले नहीं सोचा जाता था। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत व्यवहार दिखा रहा है तो उसके प्रति लोगों का नजरिया कुछ इस तरह होता था कि उसके साथ वो दुष्कृत्य करते थे, उसको मारना, पीटना, कमरे में बंद कर देना, लोहे की जंजीरों से बांध देना, क्योंकि वो खतरनाक स्थिति में होता था और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, तो उसको लोहे की जंजीरों से बांध देना, ठीक है, या उसे महीनों सालों तक कमरे में बंद करना, ठीक है। तो इस तरह का व्यवहार जो प्रदर्शित किया जाता था उससे मानसिक रोगी की स्थिति और खराब होती थी। लेकिन ये पहला उपागम था जिसमें ये माना गया कि नहीं, वो भी दया का पात्र है, उसे भी प्रेम की जरूरत है और उसे भी प्यार से समझाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये उपागम को हम पुनर्जागरण अवधि का उपागम मानते हैं। अब ये जो हमारा उपागम है इसको मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे पारासेल्स, जोहन वेयर, रेजिनाल्ड स्कॉट और फिलिप पेनेल। इसमें पेनेल का जो योगदान है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेनेल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक अस्पतालों की जो दशा थी वो सुधारी। उन्होंने ये बताया कि जो मानसिक रोग होता है वो बेसिकली मानसिक द्वंद्व के कारण होता है और उसके अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसी प्रकार की परेशानी के कारण होता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, अगर इनमें किसी प्रकार का हमारा संबंध जो है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी उसमें हो रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनाव में चला जाता है और तनाव की स्थिति में वो एक मानसिक रोगी बन सकता है अगर तनाव काफी समय तक बना रहता है तो। या फिर उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई मानसिक द्वंद्व है, वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है किसी विशेष उत्तरदायित्व के कारण या विशेष परिस्थिति के कारण, और अंदर ही अंदर कुंठा का शिकार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वो भविष्य में मानसिक रोगी बन सकता है। ये पिनेल का मानना था और पिनेल के साथ अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये मानना था। पिनेल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक रोगियों के मानवीय उपचार के लिए, ठीक है, मानसिक अस्पतालों में काफी सुधार किए थे। इन्होंने जो वातावरण था अस्पताल का वो बिल्कुल मानवीय कर दिया। जेल जैसा वातावरण जो था उसे उन्होंने सुंदर कमरों में तब्दील किया और उन कमरों के अंदर उन्होंने मनोरंजन के बहुत सारे साधन ऐसे लगवाए जो रोगी को मनोरंजन दे सकें, उसको खुश रख सकें। इसके अलावा उसकी रुचि के हिसाब से उसे रुचिकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वो अपनी रुचि के हिसाब से कार्य करेगा, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा नया और वो शायद मानसिक रोगी न रहे, ये उनका मानना था। ठीक है, तो ये था हमारा मानवीय दृष्टिकोण उपागम। इसके बाद नेक्स्ट उपागम आता है आपका मनोवैज्ञानिक उपागम। मनोवैज्ञानिक उपागम ये सामान्यतः बाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस विचारधारा से प्रभावित हुए थे। जब ये पता चला था मनोविज्ञान में कि भाई मस्तिष्क क्या है और मन का और मस्तिष्क का आपसी संबंध कैसा है, और इसके संबंध में मनोविश्लेषण सिद्धांत और हमारे विश्लेषण सिद्धांत और बहुत तरह के व्यक्तित्व सिद्धांत हमारे जो थे, शील गुण सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत जब हमारे नए बने थे तो ये मनोवैज्ञानिक उपागम उनसे बहुत हद तक प्रभावित होकर बनाया गया। इस उपागम के अंतर्गत ये माना गया कि जो व्यक्ति होता है उसकी सोचने की जो क्षमता है, अनुभव करने की जो क्षमता है और प्रत्यक्षण करने की जो क्षमता है, किसी चीज को परसीव करना, उसको समझना, उसको जानना, उसके बारे में जानने का प्रयास करना, अनुभव करना किसी का, तो जब हम सही ढंग से सोचते हैं, सही ढंग से अनुभव करते हैं, सही ढंग से किसी बात का प्रत्यक्षण करते हैं, उसका बारे में अपना नजरिया बनाते हैं पूर्वाग्रहों से या किसी प्रकार की
अलग विचारधारा से हम प्रभावित नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार सामान्य रहता है। लेकिन यदि किसी के सोचने, अनुभव करने या प्रत्यक्षण करने में किसी प्रकार की असंगति आती है, ठीक है ना, वो गलत तरह से सोच रहा है, बात को इंटरप्रिटेट गलत कर रहा है, उसकी व्याख्या गलत कर रहा है अपने दिमाग में, तो उसकी वजह से उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? असामान्य व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक उपागम में बेसिकली हमारी जो संज्ञानात्मक समझ है उसको कहा गया कि वह दोषी है अगर हम संज्ञानात्मक अपनी बुद्धि का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये असामान्य व्यवहार को जन्म देगा। इसी उपागम के अंतर्गत एक शिक्षिका थी डोरोथिया डिक्स, इनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ये एक स्कूल शिक्षिका थी अमेरिका में, और इन्होंने मानसिक रोगों की वैज्ञानिक व्याख्या के दौरान बहुत सारे सराहनीय कार्य किए थे इसी संबंध में, और जो मानसिक रोगी थे उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया। इसमें सिगमंड फ्राइड का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड जो थे उन्होंने मनोविश्लेषण थ्योरी दी थी और उन्होंने चेतन, अचेतन, अवचेतन के बारे में व्याख्या दी, जिसके आधार पर यह मनोवैज्ञानिक उपागम बना, और मनोवैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत इन विचारधाराओं को भी शामिल किया गया। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, लास्ट हमारा है ये अंतःक्रियात्मक उपागम। अंतःक्रियात्मक उपागम जो है इसको हम जैव मनोसामाजिक उपागम भी कहते हैं। जैव मनोसामाजिक उपागम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम जैव मनोसामाजिक उपागम? क्योंकि ये उपागम जो है ये कोई एक उपागम नहीं है। ये हमने पूर्व में जो अभी पढ़े थे, जैविक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम और एक सामाजिक उपागम, इन तीनों उपागमों का ही एक समागम है। इन्हीं तीनों उपागमों के परस्पर सामंजस्य से ये उपागम बना है। इस उपागम का तात्पर्य यह है, या इस उपागम में ये सार तत्व दिया गया है कि असामान्य जो व्यवहार होता है वो मानसिक रोग का कारण न तो सिर्फ जैविक होता है, ना ही सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है, और ना ही सिर्फ, ठीक है, सामाजिक होगा। ये कैसा है? जैविक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, सामाजिक भी है। इन तीनों की अंतः क्रियाओं से ये होता है। जो मानसिक रोग है वो व्यक्ति के शरीर में भी, देखिए, अगर केवल हार्मोन्स में असंतुलन है तब भी नहीं होगा कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से विकारग्रस्त। अगर केवल सामाजिक परेशानियां हैं तो भी नहीं होगा। अगर केवल उसके मनोवैज्ञानिक जो संज्ञानात्मक सोच है उसमें किसी प्रकार का चेंज है तब भी नहीं होगा। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो इनकी अंतः क्रिया से मनोवैज्ञानिक विकार की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है हमारे अंतः क्रियात्मक उपागम या जैव मनोसामाजिक उपागम में। तो यहाँ ये हमारे उपागम क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हो रहा है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसका ये पार्ट 1 है। इसके बाद अध्याय 4 मनोवैज्ञानिक विकार का जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक विकार है उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, और जो वर्गीकरण है उसमें कौन कौन से रोगों को शामिल किया गया है और उनके कारक क्या हैं। ठीक है, अभी हमने ये उपागम समझे, अब हम समझेंगे कि क्या कारण होते हैं मनोवैज्ञानिक विकारों के। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।